नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएस एंड जीके वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। इस सप्ताह के संघर्षनामा में हमने श्री ओम राजपूत को चुना है, जो कि वर्तमान में नबीनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और तमाम संघर्षों के बाद इन्होंने अपने अंतिम प्रयास में सफलता पाई है, जो कि तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक नज़ीर होगा। और चूंकि इंटरव्यू लंबा हो गया, इसलिए एक खंड मुझे और अगले दिन यानी कल देना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए और सफलता के गुर सीखिए। तो सर, आपने चर्चा के दौरान आपने कहा था कि जो इंटरव्यू देने जाता होता है वो खुद भी एक सब्जेक्ट होता है। इसको जरा स्पष्ट करेंगे क्या, अभ्यर्थियों के सामने उन्हें थोड़ा स्पष्टता आ जाए। कहने का मतलब है कि आप अपने आप में एक विषय हैं। आपसे जुड़े हुए जितने सवाल हैं वो भी तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आप किस शहर से आते हैं, आपका गांव कहाँ है, उसकी भौगोलिक बनावट कैसी है, बसावट कैसी है, वहाँ रोजगार के क्या साधन हैं, वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है, उसके समाधान क्या हैं। अगर आप उत्तर बिहार से आते हैं तो आप बाढ़ आपके साथ जुड़ जाता है। अभी बाढ़ का समय है, आप देख रहे हैं क्यों बाढ़ हो रहा आता है, बाढ़ से निपटने में हम लोग अभी तक विफल क्यों हुए हैं, क्या बड़ी बड़ी बांधें बाढ़ का समाधान है, नियंत्रण का समाधान। बाढ़ हमारी विदेश नीति को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। मतलब आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं सवाल तक पहुँचने के लिए, उसको आप नोट डाउन करें, अपने को बतौर सब्जेक्ट रखें। आप आपकी हॉबीज़ वो एक सब्जेक्ट का हिस्सा है, आपकी पढ़ाई एकेडमिक्स जो आपका है वो भी एक विषय है, प्रश्न है जो पूछा जाएगा। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ की राजनीति, इस राज्य की राजनीति, वो सब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की है, बहुत बेहतर पढ़ाई की, दिल्ली में आपने पढ़ाई की, आप और अन्य अन्य जगह उचित डिग्रियां आपने हासिल की, और आप वापस बिहार में आप आके बिहार के सिविल सर्विस को आप क्रैक करना चाह रहे हैं। तो एक सवाल बनता है कि जब आपके पास इतने अवसर हैं और तो आप उन अवसरों को आप छोड़ के वापस यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं। तो आपका जवाब अनुभव पे आधारित होना चाहिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किताबी जवाब अगर आप दे रहे हैं इंटरव्यू में तो वो मार्क्स आपको नहीं देंगे। ये फंडामेंटल चीज है। आपके जवाब आपके अनुभव पे आधारित होने चाहिए, और अनुभव जरूरी नहीं है कि बोर्ड में जो आपका अनुभव हो वो आपका खुद का ही अनुभव हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। किसी और के अनुभव को भी आप यदि वहाँ अपना बता के पेश कर रहे हैं तो बोर्ड मान के चलेगा कि आपका। इसलिए कहते हैं कि हर चीज में एक्सपर्ट को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सर, एक सवाल आता है, अमूमन इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि आप बिहार में प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो लोग बड़ा रटा रटा जवाब देते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी है, मैं बिहार के लिए समर्पित हूँ। तो बोर्ड भी वहाँ देखिए, एक चीज बहुत आइडियलिस्टिक आंसर हमने सुना है कि मेरे अंदर देश सेवा, राज्य सेवा, गरीब लोगों की सेवा करने का ऐसे जवाब भी लोग देते हैं। हो सकता है मार्क्स भी उनको मिलते हों, लेकिन बोर्ड, मान लीजिए कि एज ए बोर्ड एक्सपर्ट आपने यह सवाल मुझसे ही किया और अभी किया कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं, तो मेरा आंसर जो होगा वो मैं आपको बदलाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास एक समझ होती है कि वो अपना द बेस्ट कैसे दे सकता है और कहाँ दे सकता है। जीविकोपार्जन के लिए और अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी खुद की जो रुचि है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। मैं बिहार में सिविल सर्विस के माध्यम से अपनी सेवा देने की चाह इसलिए रखता हूँ कि
जो कार्य मुझे सबसे बेहतर तरीके से आता है वो यही है। मैं अपने आप को इस काम में द बेस्ट मानता हूँ। मतलब आपका सर्वश्रेष्ठ यही दिखेगा, मेरा सर्वश्रेष्ठ यही दिखेगा, इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ। मतलब एक समर्पण जो कि हमारा सर्वश्रेष्ठ दिखने का अपना मेरा चॉइस वहां जाके जुड़ता है। मैं लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ, उनकी समस्याओं से जूझना पसंद करता हूँ, उसका समाधान बनने का प्रयास करता हूँ। और यही कारण है मुझे ये सारे अवसर यहाँ देख रहे हैं इसमें कि एक तो डाइवर्सिटी है, समस्या एक रूपीय नहीं है, बहुरूपीय समस्या है, और उसको निपटने के लिए आपको बहुत सोशल होना पड़ेगा। वो मैं बचपन से सोशल रहा हूँ, लोगों के बीच इसमें कि एक तो डाइवर्सिटी है, समस्या एक रूपीय नहीं है, बहुरूपीय समस्या है, और उसको निपटने के लिए आपको बहुत सोशल होना पड़ेगा। वो मैं बचपन से सोशल रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ इस तरीके से बचपन से, और इस कारण मैंने इस विषय अब यहाँ यह जवाब अगर आप देते हैं अनुभव, ये मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर जवाब होगा कि मेरे अंदर देश प्रेम की भावना थी, राष्ट्र प्रेम की, और मैंने इसके लिए गरीबों की सेवा। अब जब आप बात तो वही कही, बात वही है, लेकिन शब्दों का देखिए, अब आप कह रहे हैं मैं गरीबों की सेवा, मजलूमों की सेवा करना, यहाँ पर एक मास्टर व्यू आपके अंदर आ जाता है। जैसे आप कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान है और नीचे के बहुत आप ह्यूमन है, वो सब ह्यूमन लोग हैं और आप उन पे कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा स्वभाव यही है, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी जो है इसमें तो बहुत बड़ा एक रेस चल रहा है। तो आप द बेस्ट वही होंगे जो आपके हैबिट से मिलता है, आपके स्वभाव से मिलता है। मैं दूसरे जगह मेरा चयन ही नहीं हो पाएगा अगर मैं करना भी चाहूँ। इसमें मेरा चयन हो सकता, उसका प्रमाण है कि मैं मुख्य परीक्षा पास करके यहाँ बैठा हूँ। एकेडमिक्स कितना, या जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह कितना मायने रखता है? कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं इंटरव्यू तैयारी के दौरान, जो आदमी मॉक की तैयारी करता है, इस तरह से तैयार करते हैं साक्षात्कार के लिए, तो इनको कैसे तैयार करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि बतौर सवाल महत्वपूर्ण होता है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की कोई भूमिका आपके सफलता के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में पहले से 2-4 IAS हों और PCS हों तो आपके पास एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है सफलता का, ऐसी बात नहीं है। वो सवाल बन के जरूर आपके सामने आएंगे जिसका जवाब आपको देना होगा, लेकिन आपकी खुद की जो कमाई है, आपके द्वारा खुद जो मेहनत किया गया है, जो अर्जित किया गया है, वही आपके सबसे बड़ी थाती होगी और जिसके बदौलत आप सफल होंगे। इंटरव्यू देने के लिए मैं समझता हूँ कि और बेहतर तरीका है कि एक सामने आईना लगा लीजिए। हर स्टूडेंट के घर में एक छोटा सा आईना तो जरूर है, आईना लगा लीजिए और आईना में देख के बात कीजिए। आपका जो आई कांटेक्ट है, आईने में जो आप दिख रहे हैं उससे मिले। आपका बॉडी मूवमेंट वो नेचुरल होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी भी राय देते हैं, बहुत एक्सपर्ट ऐसे आते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होके अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपके हाथ बहुत नहीं हिले, आप एकदम, आपका जो आई कांटेक्ट है, आईने में जो आप दिख रहे हैं उससे मिले। आपका बॉडी मूवमेंट वो नेचुरल होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी भी राय देते हैं, बहुत एक्सपर्ट ऐसे आते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होके अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपके हाथ बहुत नहीं हिले, आप एकदम बुत की तरह बन के और तब आप जवाब दें। मेरी राय तो थोड़ी सी डिफर है और मैं बता दूं कि 100-150 में तकरीबन 111 अंक मुझे मिले थे और मेरी सफलता में सबसे बड़ा इंटरव्यू का आधार है, योगदान है। क्योंकि आप जानते हैं कि 53वीं से 55वीं में एक विषय जो था वो बहुत बुरी तरह से, जिसमें मार्किंग मार खाई थी, वो एक सब्जेक्ट था फिलॉसफी, वो मेरा सब्जेक्ट था। और इसके बावजूद यदि मैं अंतिम तौर पे सफल हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि इंटरव्यू में 111 अंक मुझे मिले। आपके जो बॉडी में जो मूवमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि अब आप पूरा दोनों हाथ इंटरव्यू में एकदम ऐसे करें कि जैसे लगे कि कुश्ती लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मूवमेंट यदि हाथ में आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे दोनों हाथ रखा, अगर आप बताने के क्रम में ये हाथ आपके चल रहे हैं तो वो बुरा नहीं मानेगा।
लेकिन आप क्या होगा कि अब आपका ध्यान है कि बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन अब आपका कंसंट्रेशन आपके बॉडी पे चला गया, उसके सवाल पे नहीं गया, और नतीजा क्या हुआ कि आपने एवरेज सवाल देके अपना समय बर्बाद कर दिया। फ्री खेलना है, नेचुरल रहना, और आईना कारगर साबित होगा। अगर बहुत आपका मूवमेंट है बॉडी में, आईना आपको बता देगा। और पहले से 1 महीना से यदि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपका मूवमेंट कंट्रोल होगा। और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आप रोबोट की तरह हैं, वो भी नेगेटिव माना जाता है। वो देखेगा कि एक बंदा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और जब आप नेचुरल होइएगा तो उत्तर आप दे रहे हैं और सवाल पूछने वाला जो है वो भी आपके साथ नेचुरल हो जाएगा और इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ओम जी, जैसा लोग बताते हैं कि इंटरव्यू जो चैम्बर होता है उस किवाड़ के बाहर और किवाड़ के भीतर घुसने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, और उस अंतर को अगर आप साध लिए तो सफलता शायद सुनिश्चित हो जाती है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं एक अनुभव से बतला रहा हूँ। सवाल मैं बतलाना चाहूँगा कि बिल्कुल रोड वो सारे शायद वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या एक अटैक, उन्होंने सवाल बिल्कुल लिखना। एक कोर्ट के सदस्य ने मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए आपको तैरना आता है? अब देखिए इसके 2 जवाब हो सकता है। आपको नहीं भी आता हो तैरना, लेकिन अगर आप वहाँ पे कह दें कि हाँ सर तैरना आता है जी, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से उठा के आपको स्विमिंग पूल में ले जाएगा। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे तो हो सकता है कि वो सवाल आता है आपके हाँ सर तैरना आता है, तो आपसे फिर पूछ सकता है कि आप कैसे तैराकी में आप कैसे तैरते हैं आपका। अब अगर आप वहाँ एक्सपर्टीज आपकी नहीं है तो आप वहाँ पे फिर आप कह सकते हैं कि सर नॉर्मल गांव में जैसा सीधा और उल्टा तैरने का है वो मैं जानता हूँ। हो सकता है कि उसके बाद वहाँ वो सवाल खत्म भी हो जाए या फिर दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, वहीं से आगे बढ़े। तैरना आता है तो बोलिए बिल्कुल तैरना आता है। मुझको तैरना नहीं आता। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या आपको तैरना आता, मैंने कहा कि नहीं सर मैं तैरना नहीं जानता। अब जिन्होंने यह सवाल किया था उन्होंने तपाक से अगला सवाल किया, अरे क्यों आपको तैरना नहीं आ रहा? बताइए आपको मैं डीएसपी बना के भेज दूँ और आपके सामने कोई डूब रहा हो और आपको तैरना नहीं है तो आप तुमको नहीं बचा, आपके सामने डूब जाएगा, तो आप तो फिर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, का सही ढंग से निर्वाह नहीं करेंगे। मैंने कहा कि सर मुझको तैरना नहीं आता है, ये आज की सच्चाई है। मैंने यही कहा था, एग्जैक्ट यही कहा था कि मुझको तैरना नहीं आता है, ये आज की सच्चाई है। लेकिन सर बिल्कुल मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरा चयन आप डीएसपी के तौर में करते हैं तो प्रशिक्षण काल में ही मैं तैरना सीखूंगा। और रही बात कि जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो जरूरी नहीं कि खुद कूद के ही उसको बचाया जा सके। अगर बाढ़ग्रस्त है तो मेरे पास पहले से इक्विपमेंट होगा। अब देखिए आपके जवाब में ईमानदारी थी, वो ये जानना चाह रहा था कि बनावटी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो संतुष्ट हुए और मुझको उनके